लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सबसे पहला पॉइंट है आपका यूएस ट्रेड डील, इंडिया स्टिल टारगेटिंग जुलाई डेडलाइन। तो अगर हम इसकी बेसिक कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया और यूएस के बीच में एक मिनी ट्रेड डील होने वाली, ये हमने अपने पास्ट के न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में हमने कवर अप किया है। ठीक है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनमें कवर अप किया है। तो इंडिया का एम क्या है? इंडिया का एम है कि इस मिनी डील को वो कंक्लूड कर ले बिफोर द जुलाई डेडलाइन। ठीक है, जुलाई डेडलाइन से पहले ही वो कंक्लूड कर ले। अब यूएस प्रेसिडेंट ने क्या किया है कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो डेडलाइन है टैरिफ को इंक्रीज़ करने की, हाइक करने की जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज़ कर दिया है अप टू August 1। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि उसके बाद जो होगा, उसके बाद अराउंड इंडिया पे 26% उनके जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर 26% टैरिफ लगेगा। ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ पे भी हाइक रहेगा। तो उस बेसिस में अगर हम की पॉइंट्स की बात करें इस न्यूज़ में, तो 14 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 14 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको ट्रंप ने थ्रेटन किया है टू हैव इंक्रीज्ड टैरिफ्स, मतलब उन पे वो इम्पोज करेगा इंक्रीज टैरिफ्स को। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया पे 26% का है इंक्रीमेंट जो कि बताया गया है। So India will delay concluding the deal if specifics don't suit its interest। तो ट्रंप ने ये बोला है कि अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक्स हैं जो उसके इंटरेस्ट को नहीं सूट करते हैं तो इंडिया जो है वो उसको डिले करेगी, ट्रेड डील को डिले करने वाली है। अब इंडियन इम्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया कि 26% का जो टैरिफ है वो यूएस दैट विल इम्पोज। इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्रीज़ इस चीज़ के लिए अफेक्टेड होंगी, मतलब जो टैरिफ हाइक होगा उससे कौन कौन सी और कंट्रीज़ अफेक्टेड होंगी, तो ये यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। जापान होगा, साउथ कोरिया होगा, कज़ाकिस्तान होगा, मलेशिया होगा, ट्यूनीशिया होगा, साउथ अफ्रीका होगा, बोस्निया होगा एंड हर्जेगोविना होगा, इंडोनेशिया होगा, बांग्लादेश होगा, सर्बिया होगा, कंबोडिया पे भी इम्पोज करेंगे, थाईलैंड पे भी इम्पोज करेंगे, लाओस और म्यांमार पे भी इम्पोज किया जाएगा। अब ये जो टैरिफ अनाउंस किया गया था इसे April 2 को अनाउंस किया था। April 2 जो है दैट इज़ द लिबरेशन डे टैरिफ्स। ठीक है, उसे अनाउंस किया गया था। उसे ओरिजिनली पॉज कर दिया गया है टिल July 8 और फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है टिल August 1। So this affected nearly all countries with India facing significant tariff increase। इंडिया स्टेट पोजीशन की अगर हम यहाँ पर बात की गई है तो इंडिया इज़ कॉशियस टू अवॉइड ट्रेड डील दैट टर्म्स एंड हार्म्स द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, सो इंडिया इज़ नॉट कीन टू रश नेगोशिएशंस अंडर यूएस प्रेशर। अब क्या नेशनल इंटरेस्ट हार्म हो रहा है? ठीक है, जो बोविन सीरम वहाँ पर लगाया जाता है वहाँ के कैटल को, ठीक है, वो लोग बेसिकली यूएस क्या चाहता है कि वो एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सप्लोर करे इंडिया का, और उसमें भी डेयरी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो अब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ के यूएस के कैटल में बोविन सीरम जो है वो मैंने अपने पास्ट के प्रीवियस के वीडियो में कवर अप किया है। बोविन सीरम लगाया जाता है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के धार्मिक जो है कल्चरल धार्मिक एस्पेक्ट से ये कनेक्ट करता है, जो कि उसको वायलेट करेगा, यानी धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया इस एस्पेक्ट में डील नहीं करना चाहता है। ठीक है, इंडिया नहीं चाहता है कि एग्रीकल्चरल मार्केट्स को एक्सप्लोर करें यूएस। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें क्रॉप फील्ड में, तो क्रॉप फील्ड में भी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी डाइवर्स है। ठीक है, अगर वो अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उतारेंगे यहाँ पर तो हो सकता है वो इंडिया के वेदर कंडीशंस को सूट ना करे। सो यूएस का चाहता है कि अगर इंडिया उसे अवेल करने देगा मार्केट अपनी, तो वो अपने टैरिफ्स नहीं लगाएगा, इम्पोज नहीं करेगा। बट अगर इंडिया जो है अलाउ नहीं करता है तो यूएस इम्पोज करेगा टैरिफ्स। अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले ये बोविन सीरम जो है प्रीलिम्स बेस्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। उसके अलावा जो अभी टेंशन चल रहे हैं अक्रॉस यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस, उस पर
उसके अलावा जो 14 कंट्रीज़ और लपेटी गई हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वर्ल्ड ट्रेड पे। फिर नॉलेज ऑफ कंट्रीज़ इन्वॉल्व इन यूएस टैरिफ थ्रेट्स, ठीक है, उसका भी कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। एंड उसके अलावा मेंस जीएस पेपर 2 में आप ये लिख सकते हो, इस पर नोट्स बना सकते हो, दैट व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, डिस्कस द इम्प्लिकेशंस ऑफ यूएस टैरिफ थ्रेट्स ऑन इंडियाज ट्रेड पॉलिसी एंड बायलैटरल रिलेशंस, एग्जामिन इंडियाज cautious approach in negotiating trade deals in light of recent tariff threats by US, ठीक है। How do US protectionist measures influence India's external sector strategy and diplomatic engagements? So इस तरीके से आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उन पे आपको नोट्स बना लेने चाहिए, बिकॉज दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल इन केस ऑफ आंसर राइटिंग या ऐसे राइटिंग। और उसके अलावा एक एनालिसिस कैरी करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। बोविन सीरम पे आप ज़रूर रिसर्च कर लीजिएगा कि क्या है वो, किस तरीके से कैटल को दिया जाता है, ठीक है, व्हाट इज़ इट एंड हाउ डज़ इट वायलेट द इंडियन कल्चरल एस्पेक्ट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिहार कैबिनेट मेक्स डोमिसाइल मस्ट फॉर वुमेंस जॉब कोटा। अब बिहार कैबिनेट ने क्या किया है कि उन्होंने डोमिसाइल यानी जो बिहार एक रेजिडेंस कंडीशन होती है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर स्टेट सर्विसेज ये एक प्रोविज़न भी है, ठीक है। लेटर ऑन इसे अबॉलिश कर दिया गया था फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कि अगर कोई स्टेट सर्विसेज है तो वहाँ पर वहाँ के जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं या स्टेट कैबिनेट है वो ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो स्टेट को दी जाए, स्टेट के जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनको दी जाए। तो इसमें डोमिसाइल मीन्स निवास स्थान। तो डोमिसाइल का मतलब ये है कि कोई भी अगर कहीं भी रहता है तो वो निवास स्थान जो है वो इम्पोर्टेंस होल्ड करेगा, वो एक कोटा बिल्ड करेगा वुमेन के लिए, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिहार। सो बिहार के एस्पेक्ट में अगर आपका डोमिसाइल जो है यानी निवास स्थान जो है बिहार में, तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाओगे, ठीक है। तो उस बेसिस पर 35% रिजर्वेशन मिलेगा विमेन को। और विमेन जो है अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रही हैं तो उनको एक जनरल कैंडिडेट की तरह, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो द कैबिनेट हैज़ क्लियर्ड अ प्रपोजल ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एज पर विच ओनली women belonging to the state can avail them the benefit of 35% reservation in government jobs, ठीक है। और बाकी जो women हैं उनको एक जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगेन ये टॉपिक जो है दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक कि इंडिया यूएस के बीच में जो मिनी ट्रेड डील है उसके बीच में नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है। एंड इंडिया इज़ टारगेटिंग जुलाई 8 to 9 डेडलाइन, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ एक्सटेंडेड इट टू August 1, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एंड नेगोशिएशंस हिंज ऑन द इशू लाइक इम्पोर्ट ऑफ GM क्रॉप्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस है और वो चाहते हैं मार्केट एक्सेस करना। यूएस जो है वो हमारे मार्केट एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। अब नेगोशिएशन स्टेटस के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। तो इंडिया प्लेस्ड फाइनल प्रपोजल बिफोर यूएस इज़ येट टू डिसाइड ऑन एक्सेप्टिंग द डील। सो इंडिया इज़ नॉट विलिंग टू अमेंड प्रपोजल्स फर्दर, ठीक है। अगर यूएस एक्सेप्ट करता है ये डील को तो ठीक है, अदरवाइज़ इंडिया जो है वो उसको अमेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब की इश्यूज़ क्या आ रहे हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स स्पेसिफिकली सोयाबीन मील में, ये जो सोयाबीन मील है उसमें ज़्यादा यूएस पुश कर रहा है, ठीक है। एंड डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्युबल DDGS ऑफ फॉर एनिमल फीड, ठीक है। तो इंडिया इज़ रिलेटेड टुवर्ड्स GM क्रॉप्स इवन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वंस, ठीक है, क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी नहीं है ना इंडिया की। इंडिया देखिए आप कितना डाइवर्सिफाइड है, एक प्रॉपर वेदर कंडीशंस एक स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करती हैं, डाइवर्सिफिकेशन इन वेदर भी है यहाँ पर। तो उसके अलावा डेयरी इंपोर्ट्स आर अनदर एरिया ऑफ कंटेंशन, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की भी यहाँ पर बात की गई दैट इंडियन नेगोशिएटिंग टीम लेड बाय स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री has said that US delegations have visited India twice in the recent months
इंडिया कॉशियस नॉट टू रश इनटू अग्रीमेंट्स अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट। तो इंडिया बेसिकली अपना इंटरेस्ट देखा है और ये देखना भी चाहिए इंडिया को, ठीक है। सो इंडिया इज़ कॉशियस अबाउट इट्स इंटरेस्ट एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू साइन एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स और ऑफ द पीपल, ओके। अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में इसका जो आपका आ जाता है रेलेवेंस आ जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हर्डल्स जो आ रहे हैं इन कंक्लूडिंग द यूएस इंडिया ट्रेड डील, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट उसमें टॉपिक में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया ब्राज़ील पार्टनरशिप इज रिलेवेंट फॉर द वर्ल्ड, मोदी। अब यहाँ पर अगर हम बेसिक कंटेक्स्ट की बात करें तो बायलैटरल मीटिंग, देयर वाज अ बायलैटरल मीटिंग बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वे in Brasilia on the occasion of PM Modi's visit for BRICS summit in Rio de Janeiro. सो की हाईलाइट्स की अगर हम बात करें इस टॉपिक पे, तो इंडिया एंड ब्राज़ील had agreed that global problems should be resolved through dialogues. Both nations emphasized diplomacy to resolve disputes. उसके अलावा इम्पोर्टेंस फॉर ग्लोबल साउथ एंड ह्यूमैनिटी का भी डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया ब्राज़ील कोऑपरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पिलर फॉर वर्ल्ड. Then he has also emphasized on the partnership that is relevant not only for global south but for entire humanity, and also the role of India and Brazil in safeguarding interest of global south. उसके अलावा इस कंटेंट में जो डिस्कशन हुआ है वो इंडिया और ब्राज़ील के जो टाइज हैं, ठीक है, उसके ऊपर हुआ है कि दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस अमिड द ग्लोबल टेंशंस, and both leaders called zero tolerance and zero double standards on terrorism. And also there is a target which is to raise bilateral trade to $20 billion in 5 years. अब मेजर जो कोऑपरेशन रहेगा दैट वुड बी इन रिन्यूएबल एनर्जी, काउंटरिंग टेररिज्म, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ क्लासिफाइड मिनरल्स। इन सब फील्ड्स में ज़्यादा कोऑपरेशन रहेगा, जो मेन टारगेट्स रहेंगे टू रेज द बायलैटरल ट्रेड्स। सो दीज आर द फील्ड्स। उसके अलावा यूपीआई के जो पेमेंट है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है, उसको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए ब्राज़ील में एक बातचीत चल रही, डायलॉग चल रहा है, ठीक है। सो पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस अवार्ड मिला था। ब्राज़ील का जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर फॉर फॉरेनर्स अवार्ड है वो मिला था, ये हम सब जानते हैं। अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में इसका रिलेवेंस सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाता है, दैट इंडियाज रिलेशंस विद लैटिन अमेरिका, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ग्लोबल साउथ लीडरशिप क्या है, ठीक है, उसकी ट्रेड पॉलिसीज क्या हैं, क्या एक्सपेंशन लेना चाहिए ट्रेड पॉलिसीज से रिलेटेड, एंड हाउ कैन इंडिया टेक एडवांटेज ऑफ इट्स रिलेशन विद लैटिन अमेरिका ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद यूएस, ठीक है। अब ये या तो ये हो सकता है कि वो ट्रेड को डाइवर्ट कर दें, ठीक है, या वो किसी तरीके से एक मैनेजमेंट कर ले, सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले यूएस का, या दूसरी बात ये हो सकती है कि वो एक ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड रेनोवेशन जो है, रेनोवेटिव पॉलिसीज का इंट्रोडक्शन कर सकता है इंडिया। इस तरीके से जो है इंडिया कैन सी द फ्यूचर। फिर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के ऊपर भी क्योंकि बात हुई, तो यूपीएससी के रिलेवेंस में वो भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे उससे डील करना चाहिए इंडिया को, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए इंडिया के पास, क्या वेपन्स होने चाहिए, ठीक है। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकता है दैट
सॉरी मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, to discuss the significance of India Brazil relations in the context of global south cooperation and global stability, highlight areas of bilateral cooperation between India and Brazil and their implications for India's economic and strategic interest. इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ये भी आ सकता है that India Brazil cooperation is not only relevant for global south but for humanity as a whole. ये स्टेटमेंट दे सकते हैं और उसके बाद पूछ सकते हैं कि डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ करेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस। मैंने ये आपको पहले ही बोला था कि अभी ये जो इंडिया अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ ड्यू टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड इंडिया, ठीक है, तो वो इस तरीके से अपनी बायलेटरल ट्रेड पॉलिसीज का फायदा उठा सकता है। So next topic is MNS holds Marathi Pride rally. Sena minister gets heckled with Sena UBT workers joining in. Raj Thakre's outfit takes out counter rally against traders. Protest over shop owner being slapped. Tensions continued in Mira Bhayandar town of Maharashtra Thane district as Maharashtra Nav Nirman Sena and Shiv Sena workers held a march on Tuesday in support of the Marathi अस्मिता दैट इज द प्राइड। अब ये जो है ये काफ़ी मतलब एस्केलेट हो रहा है, ये जो टेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रही हैं लैंग्वेज जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। अब इस एस्पेक्ट में आपका क्या आ जाता है, सबसे पहले आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 उसमें जो राइट टू रेजिडेंस है, ठीक है, ये एस्पेक्ट आ जाता है कि आप किसी को बार नहीं कर सकते हो कहीं भी रहने से, ठीक है। लाइक आई हैव सीन मैनी वीडियोस, लोग बोल रहे हैं कि अगर उनको नहीं बोलना है मराठी तो वो घर वापस जा सकते हैं या ये वो। सो सबसे पहली बात तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, आप किसी के साथ भी वॉयलेंट बिहेवियर नहीं कर सकते हो। हाँ मैं ये मानती हूँ कि वहाँ पर लोकल कम्युनिकेशंस के लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। सी हम फ्रेंच सीख सकते हैं, हम स्पेनिश सीख सकते हैं, तो हम अपने देश की ही कोई भाषा क्यों नहीं सीख सकते अगर ज़रूरत पड़े तो। इवन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं, इफ़ दे आर अपॉइंटेड एज IAS ऑफिसर्स, और अगर वो अपने स्टेट ऑफ ओरिजिन यानी जो स्टेट है जहाँ पर उनका स्टेट ऑफ बर्थ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन बिलोंग्स टू बिहार, ठीक है, और अगर उसका पोस्टिंग जो है या कैडर एलोकेशन जो है वो साउथ में किसी स्टेट में हो रहा है या महाराष्ट्र में हो रहा है, तो उसको पहले वहाँ की लैंग्वेज सिखाई जाती है। उसका रीज़न ये है, सी हिंदी लैंग्वेज वालों को ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेना नहीं चाहिए, बिकॉज उसका रीज़न पता है क्या है, उसका रीज़न ये है कि अब आप जैसे यहाँ पर आते हो, कोई भी आता है यहाँ पर, तो लोकल्स को तमिल भाषा या कन्नड़ भाषा नहीं आती है, मराठी लैंग्वेज नहीं आती है, जो लोग इलिटरेट है उनको कहाँ से आएगी, उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपसे हिंदी में या भोजपुरी में बात करें, ठीक है। तो सिमिलरली वहाँ पर जो भेजे जाते हैं IAS ऑफिसर्स, तो उनको भी वहाँ की लैंग्वेज ही सिखा के भेजा जाता है ताकि वो वहाँ के लोकल से कम्युनिकेट कर सके। सी एवरीबडी इज़ नॉट लिटरेट, ठीक है ना, एवरीबडी को हर कोई पढ़ा लिखा नहीं जिसे इंग्लिश भाषा आती होगी, ठीक है, और सिमिलरली इंग्लिश से हर कोई कम्युनिकेट करने में फिजिबल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों को वहाँ की भाषा नहीं सीखनी चाहिए। अगर आप वहाँ परमानेंट रेजिडेंस के लिए जा रहे हो, ठीक है, या आप काम के सिलसिले में जा रहे हो जहाँ आप 5-10 साल से ऊपर रहने वाले हो या 2 साल से ऊपर रहने वाले हो, तो आई थिंक आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। बट इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करना, इस चीज़ को वायलेंटली लोगों पे इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ गलत है कि आप वायलेंटली इस चीज़ को लेके जा रहे हो, आपने थप्पड़ मार दिया किसी को उठा के, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। इन माई कंटेक्स्ट इट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले की राइट, यस आर्टिकल जो है उसमें लेटर आर्टिकल्स जो है आफ्टर आर्टिकल 28 उसमें ये भी दिया हुआ है। आर्टिकल 28 के बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 29, उसका क्लॉज 1 है, ठीक है, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, उनकी स्क्रिप्ट को, उनके कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या कंजर्व करने के लिए राइट उनको देता है, बट ऑन द सेम कंटेक्स्ट, उसके अलावा, ठीक है, ऑन द सेम कंटेक्स्ट एक डिस्क्रिशन आ जाता है, एक लिमिटेशन आ जाती है कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को या यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जिन्होंने भी एम लक्ष्मीकांत या वो पढ़ा होगा,
उनको ये बात मालूम होगी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि इम्पोज रहती हैं। अपनी भाषा से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप अगर इस तरीके से बिहेव करोगे तो आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके प्रोविजंस को आप अपमान कर रहे हो, और भारत की जो एकमतता है उसको आप कहीं ना कहीं विभाजित कर रहे हो। ठीक है, तो मैं लोकल्स, अगर कोई भी मेरा चैनल देख रहा है, मैं वहां पर यही कहूंगी कि उस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। अपनी मातृभाषा से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज का जस्ट लेकर, उस चीज की आड़ लेकर आप किसी को वॉयलेंटली मारो। ठीक है, अगर लाइक ये भी बातें आ रही हैं निकल के कि वहां पर लोगों ने क्या कहते हैं, ये बोला था कि हमें मराठी लोग पसंद नहीं है, मतलब इस तरीके की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया था। तो डेफिनेटली आपको आर्टिकल 29 के अंदर इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसके अलावा आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में भी है कि दैट ऑल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, ये भी आ जाता है। तो आप उस चीज का वीडियोग्राफी करके पुलिस में एफआईआर कर सकते हो। आपको हाथापाई करने की क्या जरूरत है? अगर आप वो करोगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिलेगा कि भाई इस तरीके से हो रहा है, कि अगर कोई हमारी मातृभाषा को गाली दे रहा है तो भाई हम तो केस करेंगे। बट मारना पीटना इज नॉट अ सोल्यूशन ना। मारना पीटना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ये भी चीजें देखो, कोई भी है, किसी की भी लैंग्वेज को कोई अपमान नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत से लोग यूपी बिहार के लोगों को भी गवार कहते हैं, बट दैट इज नॉट गुड। आप किस कहीं भी, मतलब ये रेसिस्ट पॉलिसी आप नहीं ला सकते हो कि यूपी बिहार के हैं तो गवार है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इलिटरेट पीपल एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर, इवन यूएस, कनाडा एंड ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, that speaking in English that doesn't mean that the person is literate। ठीक है, आपकी इलिटरेसी, आपकी जो मॉरल वैल्यूज है उससे डिसाइड होती है। और ये मैं बहुत स्ट्रिक्टर टर्म्स में कह रही हूँ। अगर आप में संस्कार ही नहीं है, आप में किसी से बात करने की तमीज़ ही नहीं है, तो आप क्या करोगे ऐसी लिटरेसी का? मेरे हिसाब से तो आप पढ़े लिखे गवार हो फिर। तो अगर कोई भी किसी की मातृभाषा को करता है, आप वीडियोग्राफी करिए, ये आजकल प्रोविजन चल रहा है, और आप एफआईआर करिए कि हमारे दिस दिस वुड बी द मोस्ट लीगल एस्पेक्ट, कि आप मतलब कानून को हाथ में भी नहीं ले रहे हो और आप अपनी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन भी कर ले रहे हो। ठीक है, सो मेरा कहने, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, बट मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि प्लीज़ आप अपने मॉरल्स एंड कंडक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नो बडी इज़ डिफरेंट। ठीक है, नो, मैं खुद भी महाराष्ट्र कई बार गई हूँ, मुंबई गई हूँ, एंड आई रियली लव मराठी लैंग्वेज। मुझे मतलब मुझे कभी कभी लोगों को मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, बिकॉज यू नो मुझे कई कई बार जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, कभी कभी कुछ अपने रिलेटिव से मिलने जाना पड़ता है। सो आई लव इट। ठीक है, और मुझे कुछ टर्म्स भी उसके कैचअप होते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई लव इट, बट इट डजेंट मीन्स कि आप किसी पे भी वॉयलेंस करिए। ठीक है, आप एक बात उठा सकते हो, ठीक है, लेकिन दूसरे की इच्छा का सम्मान करना भी ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, और अपने स्टेट लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना भी ये आपका कर्तव्य है। और अगर आप करते हो तो आपको वीडियोग्राफी कर लेनी चाहिए। इफ एनीबडी इज अब्यूजिंग और सबयूजिंग एब्सर्ड लैंग्वेजेस अगेंस्ट योर लैंग्वेजेस, तो आप यूज कर सकते हो। और मैंने आपको बता भी दिया कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में काफी प्रोविजंस हैं। ठीक है, आर्टिकल 350 ए भी है, आर्टिकल 350 बी भी है। आर्टिकल 350 ए में बोला गया दैट स्टेट्स मस्ट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 350 बी में ये भी है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी एक उसको वो किया जाएगा, रखा जाएगा, टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द सेफगार्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो आप इस तरीके से कहीं के भी हो, आप चाहे साउथ इंडिया के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, तो आप कहीं के भी हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वॉयलेंस का यूज़ नहीं करना है। अगर कोई आपकी मातृभाषा को गाली दे रहा है तो आपको वॉयलेंस का यूज़ ना करके आपको वीडियोग्राफी करनी है। स्मार्ट इफेक्टिव, सॉरी, एक्ट इफेक्टिवली एंड स्मार्टली, डू नॉट एक्ट फुलिश एंड वायलेंटली। ठीक है, जोश से नहीं, होश से काम लेने वाली चीज़ है। आप वीडियोग्राफी करिए और पुलिस स्टेशन में इसको रिपोर्ट करिए, ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, सो यहाँ पर यूपीएससी के एस्पेक्ट में अब हम बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के एस्पेक्ट में मैंने आपको जो आर्टिकल्स बताए हैं, जैसे आर्टिकल 29 क्लॉज 1 हो गया, आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 हो गया, आर्टिकल 347 हो गया, आर्टिकल 350 हो गया, 350 ए और 350 बी हो गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स जो हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे ध्यान दे दीजिएगा। उसके अलावा एक मेंस का आंसर भी ऐसे टाइप पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स हो रहे हैं, उस पे जो वॉयलेंस क्रिएट हो रहे हैं,
अगर आप एथिकली वहाँ के डीएम होते तो आप क्या एक्शन लेते? तो इस तरीके से आप एथिक्स बेसिस पे या ऐसे बेसिस पे आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर देना है कि हमारा जो कर्तव्य है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की एज पर द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन भी करना है, ठीक है, बट एट द सेम साइड हमको वायलेंस भी रोकना है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको हमेशा ही सही बात सिखाऊंगी और सही मैसेज ही दूंगी कि आप लोग वॉयलेंस का यूज मत करिए। इफ एनीबडी इज इंसल्टिंग योर लैंग्वेज, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, कैमरा निकालिए, वीडियोग्राफी करिए एंड डू एफआईआर। बट किसी को पोक कर करके मत बोलिए कि तुम मराठी बोलो, ये है वो है। उसको सीखना होगा वो सीख लेगा। बहुत से होते स्टूडेंट्स भी वहां पे जाते हैं फॉर 3-4 years, ठीक है, उसके बाद उनको वहां नहीं रहना होता है। और समय के साथ देखिए, अगर किसी में इंटरेस्ट होगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है कि अगर आप किसी चीज को फोर्स करते हो तो वो चीज फिर क्या कहते हैं आपके सामने नहीं आती है, isn't it? सो मुझे इतना ही बोलना था। लेट्स मूव अहेड। So next topic is what the neutral cleanup of Bihar's poll rolls really is. ठीक है, अब इसके कंटेक्स्ट के बारे में अगर हम बताते तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसकी बात की गई है इस टॉपिक में, और ये पहले भी इसके ऊपर मुद्दे उठ चुके हैं, ठीक है। ये भी रिसेंट में जो न्यूज़ हुई थी उसके ऊपर ये पूरा पूरा एडिटोरियल बनाया गया है। तो उसके बारे में जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, एसआईआर जो कंडक्ट होने वाला है उसके ऊपर ये पूरा पूरा एडिटोरियल बनाया गया है, लिखा गया है। सो दिस इज कंडक्टेड जस्ट बिफोर द बिहार असेंबली इलेक्शंस। एम जो है वो इसका क्या है, दैट न्यूट्रल क्लीन अप टू एलिमिनेट एरर्स एंड इन एलिजिबल वोटर्स, ये इनका मेन मिशन है। की फीचर्स, अगर हम एसआईआर की बात करें तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एसआईआर? दैट वोटर्स नॉट लिस्टेड इन 2003 रोल्स मस्ट नाउ शो फ्रेश डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, लैंड डीड्स, ऑफिशियल सिटीजनशिप पेपर्स। इस तरीके के प्रूफ आप लोगों को दिखाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अराउंड 4.74 करोड़ वोटर्स जो हैं, दैट इज 60% ऑफ द बिहार इलेक्टोरेट वोटर्स आर अफेक्टेड, ठीक है। ये देखिए, so voter ID cards alone not accepted as a sole proof of eligibility and significant burden on individuals to procure the documents fall on. अब इसमें इश्यूज क्या राइज हो रहे हैं और क्रिटिसिजम्स क्या बोले गए हैं? दैट हाई रिस्क ऑफ रॉन्गफुल एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, रॉन्गफुल एक्सक्लूजन हो सकता है एलिजिबल वोटर्स का। डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन पुअर माइग्रेंट वर्कर्स, मुस्लिम एंड माइनॉरिटीज। और उसके अलावा इलेक्टोरल प्रोसेस shifting focus from inclusion to stringent citizenship verification. Electoral registration officers might be given quasi-judicial power to verify citizenship. So this is seen as a potential in demographic manipulation, undermining pluralism, and political engineering to influence outcomes in closely contested seats. मतलब ये इनका कहना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी पहले जो है सेल्फ डिक्लेरेशन की प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। अब जो है वो ईआरओ जो हैं, यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो हैं, वो उनके ऊपर पूरा भार रहेगा, ठीक है। उनको क्वाजी जुडिशियल जो है वो फंक्शंस भी दिए जा सकते हैं। So Supreme Court has supported the principle of facilitation of voting rather than creating hurdles. This is seen as curtailing democratic rights, erosion of equality, fraternity, and free fair elections, and raises questions about violation of basic structure of the constitution. Larger implications की बात करें तो this may diminish the electoral participation, यानी जो electoral participation, इस चीज़ को लेकर बहुत हो सकता है बहुत से लोग आए ही ना वोट देने, ठीक है। So this could become a tool for political advantage. Ruling NDA bloc may benefit due to anti-incumbency threats and उसके अलावा जो है disenfranchisement may erode faith
in electoral institutions. Part of broader political trend of linking citizenship with voting rights. ये भी इफेक्ट हुआ। अब यूपीएससी के हिसाब से अगर हम देख ले तो प्रॉबेबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स में एसआईआर का पूछ सकते हैं, लिंकेज जो है ये पूछ सकते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्टोरल रोल्स या इलेक्शन से रिलेटेड है। उसके अलावा ये पूछ सकते हैं दैट अंडर द एसआईआर इन बिहार विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड प्रूफ। ठीक है, आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी कार्ड है, लैंड डीड्स है, सिटीजनशिप है, तो पेपर्स हैं, तो क्या क्या एलिजिबल प्रूफ के तौर पर देखे जाएंगे। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे और फिर बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। फिर मेंस में ऐसे पूछ सकता है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ डिमांडिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप फॉर इलेक्टोरल रोल्स डिविजंस इन इंडिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आपको ये ध्यान देना है इसमें कि आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे एसआईआर क्या है, ठीक है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगे गए हैं, ठीक है, ये इन सब से रिलेटेड आपको आना चाहिए और आपको नोट्स बनाना होगा, ठीक है, फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है ये भी आप पता कर लीजिएगा। पता क्या कर लीजिएगा, बेसिकली ये आर्टिकल में दिया हुआ है तो आप यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि इस तरीके के जो इफेक्ट हैं कि माइनॉरिटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़े हैं, माइग्रेशन वर्कर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इस तरीके से आप एनालाइज करके पूरा पूरा लिख सकते हो। So next is quick fix. Budgetary allowance alone will not solve India's R&D problems. तो मैं आपको समराइज करके बता रही हूँ दैट यूनियन कैबिनेट ने इम्प्रूव किया है अराउंड 1 लाख रुपीज 1 लाख करोड़ फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, दैट इज आरडीआई स्कीम। ठीक है, आरडीआई स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ रुपीज अप्रूव किया है। सो दिस इज टू बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन कोर रिसर्च। ठीक है, सेंट्रल टू दिस इज द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। आप अनुसंधान नेशनल जो रिसर्च फाउंडेशन है उसके ऊपर आप नोट्स बना लीजिएगा कि ये क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर द साइंस मिनिस्ट्री डिजाइन टू मैनेज फंड्स एंड encourage private participation. However, India's government still funds nearly 70% of R&D, reflecting persistent conservatism. A key concern is the scheme's focus on technology readiness level 4, that is TRL 4 projects, potentially neglecting early stage high risk research critical for breakthroughs. Unlike advanced nations where military industrial investment fuel risky innovations that later gain civilian value, India lacks such mechanism. So challenges include inadequate opportunity for scientists, a weak skilled manufacturing base, and over reliance on budgetary allocations, which could which alone cannot transform India's R&D ecosystem. So sustainable progress demands structural reforms, private sector commitment, and fostering risk taking to translate scientific ideas into commercially viable products. अब यूपीएससी के बेस में इसका क्या रिलेवेंस है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी फंडिंग हो रही है, जो भी वीकनेसेस है, ठीक है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका इंडिया के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस सेक्टर है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की भी बात की गई है और स्पेसिफिकली यू नो reliance of scientists on fund allocation from the center is how much harmful, मतलब सेंट्रलाइजेशन कितना हार्मफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो कि किस तरीके से ये प्रोग्रेस हॉल्ट करता है इंडिया की इस यूपीएससी के रेलेवेंस में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंट्री वाइड सर्वे रिवील्स डेफिसिट्स इन स्टूडेंट लर्निंग। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, that is national achievement survey that assessed over 21 lakh students। ठीक है, 21 लाख स्टूडेंट्स के आसपास जो है उनकी उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी गई है।
that is 21 lakh 15,022 from grades 3, 6 and 9 across India, revealing significant learning deficits in core subjects like mathematics and language. So Punjab, Himachal Pradesh, Kerala, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu emerged as the top performers, while government aided and government schools lagged behind private and Kendriya Vidyalaya, especially in mathematics. So Kendriya Vidyalayas भी काफी lag कर रहे हैं. So only 54% of grade 9 students could identify the main points in a text, and fewer demonstrated proficiency in numerical operations, problem solving, and understanding complex text. So the findings expose gaps in foundational literacy and numeracy skills, raising concerns about the effectiveness of education reforms under NEP 2020. बेसिकली नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस उठाता है जो भी डेफिशिएंसीज एड्रेस की गई हैं इस सर्वे के तहत. सो एड्रेसिंग सच गैप्स इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशनल आउटकम्स, ब्रिंगिंग and bridging the urban rural disparities and achieving इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल्स. अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि परख जो स्कीम राष्ट्रीय सर्वेक्षण है वो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट. ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल लर्निंग आउटकम्स. ठीक है, ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. ठीक है, देन नेक्स्ट मेंस में ऐसे पूछ सकते दैट हाईलाइट की फाइंडिंग्स ऑफ द परख एंड एनालाइज इट्स implications फॉर एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया. या ये पूछ सकते हैं, मतलब डायरेक्टली परख नहीं पूछेंगे अगर, तो ये पूछ सकते हैं एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया. या ये पूछ सकते हैं डिस्कस हाउ लर्निंग डेफिसिट्स रिवील्ड बाय द नेशनल सर्वेस इम्पैक्ट इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड सोशियो इकोनॉमिक गोल्स. तो इस एस्पेक्ट में ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन डी डिफिशियंसी पोजेस पब्लिक हेल्थ चैलेंज एक्सपर्ट्स. तो इसका बेसिक कंटेक्स्ट मैं आपको बता दूं दैट विटामिन डी डिफिशियंसी हैज रीच्ड एपिडेमिक proportions in India, and it has been estimated that around 40% to 90% of the Indians are deficient. ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है. Ignoring it can cause serious health issues like public health challenges. Causes क्या है? Lifestyle changes like staying indoor, excessive use of sunscreen. This is also a major concern. Excessive use of sunscreen, sun protective clothing, limited midday sun exposure, insufficient intake of fish, meat, egg yolk या फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मशरूम. ठीक है, अब उसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं दैट ये बेसिकली बोन हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट कर रहा है. विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स. इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं. उसके अलावा अगर हम ब्रॉडर रोल्स की बात करें विटामिन डी की, तो डेफिनेटली रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, लोअरिंग रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, रूमाटॉइड आर्थराइटिस को भी ये काफ़ी रिड्यूस करता है. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है उनको रिड्यूस करता है. सर्टन कैंसर्स है उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, अब जो सोल्यूशन इसमें बताए गए हैं या रिकमेंडेशन दी गई, सबसे पहले तो सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए. जो पहले सुबह की जो सबसे पहली किरण होती है उसमें एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी होता है. फिर डाइटरी चेंजेस भी लाना चाहिए. ठीक है, अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में जो ब्रॉडर में सिग्निफिकेंस आपको मैं बताऊं, तो सबसे पहले तो 3 कॉलम क्वेश्चन जो है वो इसमें ये पूछ सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर विटामिन मेंशन कर दिया. ठीक है, यहाँ पर डिजीज मेंशन कर दिया. ठीक है, एंड किस एरिया में ये होता है ये मेंशन करें. इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना साइंस रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं. हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में पूछ भी ले. So next topic is NIPGR's gene edited rice has better phosphate uptake and more yield. So scientists at Delhi National Institute of Plant Genome Research, that is
NIPGR have used CRISPR Cas9 gene editing technology to create Japonica rice lines with enhanced phosphate uptake and higher yields. So, phosphorus, vital for plant growth, is poorly absorbed by the crops. That is only 15 to 20% ही absorption होता है crops में. ठीक है, so this is leading to wastage and environmental runoff. तो जो जीन एडिटेड राइस होगा दैट विल अचीव एटलीस्ट 20% हायर yields जो है वो देगा with normal fertilizer and an impressive 40% yield increase even with just 10% recommended fertilizer, highlighting the resource efficiency. So researchers have identified and silenced a repressor gene. एक जो जीन है रिप्रेसर जीन दैट इज OSWRKY6. ठीक है, ये एक रिप्रेसर जीन है दैट लिमिटेड द फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर. अब जो फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर की बात की जा रही है उसका नाम है OSPHO1 2. ये फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर है तो उसको ये वाली जो जीन है ये सप्रेस कर देती है. ठीक है, उसे पाया गया है. ठीक है, तो इसी जीन को एडिट किया गया है क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से. सो however removing the entire repressor impaired the other plant functions. ठीक है, so instead the scientists precisely deleted only the repressor 30 base pair binding site. यानी इस रिप्रेसर की जो 30 बेस पेयर बाइंडिंग साइट है, 30 बेस पेयर बाइंडिंग साइट जो है उसे ही रिप्रेस किया है. ठीक है, उसे ही एडिट किया है, उसे ही हटाया गया है, एलिमिनेट किया गया है. प्रिजर्विंग द वाइटल प्लांट प्रोसेस while boosting phosphate movement from root to shoot. So this enhanced the phosphate absorption and allowed plants to produce more panicles and seeds without compromising the seed quality. So Japonica rice was used basically initially for the trials. Translating this to indica varieties widely cultivated in India remains a challenge. क्यों चैलेंज है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इस पे थोड़ा सा वर्क करिएगा. एडिशनली कंसर्न्स परसिस्ट ओवर ऑफ टारगेट जीन्स एडिट्स एंड इंटेलेक्चुअल property rights tied to CRISPR technology. NIPGR researchers employed rigorous in silico analysis and tissue culture checks to confirm the safety and precision. सो बेसिकली अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए क्रिस्पर Cas9 जो जीन टेक्नोलॉजी है वो इसके अलावा और कहाँ यूज़ होती है ये आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है. ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है. एंड वेरियस जीन एडिटिंग जो डिजीजेज होते हैं जिनमें जीन एडिट करने की ज़रूरत होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है. ठीक है, सिकल बेस्ड जो अनीमिया होता है, नॉट अमोनिया, सिकल बेस्ड जो अनीमिया होता है, सिकल सेल अनीमिया, उसमें भी इसका यूज़ जो है CRISPR-9 जो है Cas9 उसका यूज़ किया जाएगा. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल करंट अफेयर्स फॉर अ यूपीएससी. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकते हैं और मेंस में भी ऐसे पूछ सकते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है या कैसे कितना ये हेल्पफुल है ट्रांसफॉर्मेशन लाने में. ठीक है, इवनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल. ठीक है, एंड डिजीज ट्रीटमेंट, इन सेक्टर्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ये ला सकती हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं ये भी आप लिख सकते हो. So that's all for the day. Here I end my analysis. I request you to like, subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.